वेलकम स्टूडेंट्स, अपेक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हम क्या डिस्कस कर रहे थे? कल हमने क्या देखा था? पहले हम कुछ रिपीट करते हैं, कल वाला थोड़ा सा देखते हैं क्या था। हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे भी, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा क्या कुछ होता है। पहले हम देख रहे थे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अगर हम बात करें जब हमारा संविधान लागू हुआ तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स थे और प्रेजेंट टाइम कितने हैं? 25 पार्ट्स। तो हम कल क्या डिस्कस कर रहे थे? पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड आर्टिकल्स और आर्टिकल्स। जैसे हमारे बुक में इंडेक्स होता है, वहां पे क्या होता है? चैप्टर्स। यहाँ पे क्या है? पार्ट्स। वहां पे चैप्टर का नेम, यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट। वहां पे होता है पेज नंबर, यहाँ पे क्या है? आर्टिकल्स। तो हमने कल कितने पार्ट्स तक डिस्कस किया था? हमने 6 पार्ट्स तक डिस्कस कर चुके थे। अगर हम दोबारा बात करें तो कल हमने पहला पार्ट के बारे में पढ़ा था। पहला पार्ट किसके बारे में था? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। थोड़ा सा रिपीट करते हैं कल वाला। पहले पार्ट्स के बारे में देखा था, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आर्टिकल कितने थे? 1 से 4। इसके बारे में पढ़ने के लिए पहले 6 पार्ट्स के बारे में पढ़ने के, पिछले लेक्चर को देखिए। सेकंड कौन सा पार्ट था? सिटीजनशिप। भी हमने भारत की नागरिकता लेने के लिए क्या क्या प्रावधान होते हैं, उसके लिए आर्टिकल्स कितने हैं? 5 से 11। थर्ड हमने किस पार्ट के बारे में डिस्कस किया था कल? फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। कितने हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स प्रेजेंट टाइम? 6 फंडामेंटल राइट्स हमने कल डिस्कस किए थे। तो कितना था? 12 से लेकर 35 क्या है उसके आर्टिकल्स हैं। फोर्थ नंबर पे क्या डिस्कस किया था? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। 36 से लेकर 51। उसके बाद हमने पार्ट पढ़ा था 4A। उसमें किस चीज के बारे में था? फंडामेंटल ड्यूटीज। हमारी कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में हमने डिस्कस किया था। और आर्टिकल कौन सा था? 51A। और हमारे संविधान में टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? 11। उसके बाद देखो फ्रेंड्स, क्या डिस्कस किया था हमने? उसके बाद डिस्कस किया था पार्ट नंबर 5। किस चीज के बारे में था ये? यूनियन गवर्नमेंट, जहां हम इसको क्या कहते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। इसमें हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की सभी चीजों के बारे में डिस्कशन है, जैसे पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। हमने डिस्कस किया था कि जो भी पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आएंगे उसके लिए आर्टिकल्स कितने हैं? 52 से 151। अगर हम बात करें राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा है। उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। लोकसभा सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्यसभा सुप्रीम कोर्ट, और एक अटॉर्नी जनरल, जो भारत सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक वकील होता है, महान्यायवादी। एक पढ़ा था कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो वो सभी पार्ट हमने किस में डिस्कस किए थे? सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्ट में। नेक्स्ट कौन था? पार्ट नंबर 6 किसके बारे में था? स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था हमने 152 से लेकर आर्टिकल 237 तक हमने पढ़ा था स्टेट गवर्नमेंट। तो हमने कल यहां तक डिस्कस कर लिया था स्टेट गवर्नमेंट तक। आज हम आगे डिस्कस शुरू करेंगे पार्ट्स को पढ़ना। तो करो अब हम शुरू करें। तो ये कल का हमने ओवरव्यू लिया था थोड़ा सा। आज हम डिस्कस करते हैं पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7। पहले ये किस चीज के बारे में है? पहले लिखो ये स्टेट्स इन पार्ट बी। बताता हूं स्टूडेंट्स का क्या मीनिंग है। और इसका आर्टिकल कितना है? 238।
अब स्टूडेंट्स इसका मीनिंग क्या है, पहले तो स्टेट्स इन पार्ट बी, पहले तो ये जो पार्ट 7 है ये पहले हमारे संविधान के अंदर था, अब इसको क्या कर दिया है हमने, डिलीट कर दिया, संविधान से हटा दिया गया है। क्यों स्टूडेंट्स, क्या रीजन है? देखो स्टूडेंट्स, जब हमारा देश आजाद हुआ, कब हुआ? 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, हमारा देश क्या हुआ, आजाद हुआ। तो उसके बाद जो हमारे भारत की स्टेट्स थी उनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक था पार्ट ए और एक कौन सी थी, पार्ट बी। तो हमने वैसे क्या था, भारत की जो स्टेट्स हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, पार्ट ए और पार्ट बी। आगे चलकर हम बात करें तो जो अब हमारी जो स्टेट्स की डिवाइडेशन है वो किस बेस पे हुई है? जो हमारी स्टेट्स हैं, हम कहते हैं हमारे देश में 29 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स को किस बेस पे डिवाइड किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। भाषा के आधार पर हमारे स्टेटों का क्या हुआ है, बंटवारा हुआ ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। अगर हम बात करें भाषा के आधार पर, भारत की सबसे पहली कौन सी स्टेट बनी थी? 1953 में कौन सा राज्य बना था? उसका नाम था आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठित किया गया। आगे चलकर क्या हुआ स्टूडेंट्स, एक एक्ट पास हुआ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। रीऑर्गेनाइज का मतलब होता है दोबारे डिवाइड करना, रीऑर्गेनाइज करना, उनको जो स्टेटें हैं उनको दोबारे रीऑर्गेनाइजेशन करने के लिए पास किया गया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इन 1956। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग हमने दोबारा भारत की स्टेटों को भाषा के आधार पर डिवाइडेशन की। तो इसलिए अब इस पार्ट का, उसके बाद इस पार्ट का कोई यूज नहीं रहा संविधान में, इसलिए हमने इस पार्ट को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, संविधान से हटा दिया। तो ये रीजन था पार्ट नंबर 7, स्टेट्स इन पार्ट बी। कुछ स्टेटों के बारे में जिक्र था इस पार्ट में। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट क्या है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पार्ट नंबर 8। देखो स्टूडेंट्स, पार्ट को डिलीट कर दिया लेकिन नंबरिंग में कोई चेंज नहीं आएगी, वो ऐसे ही पड़ा डिलीट नंबर, हम 8 पे यही लिखेंगे। ऐसे नहीं 8 वाले नंबर को हम 7 नंबर दे, 7 वाले को 6, ऐसे नहीं। पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 8 किस चीज के बारे में है? यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी जिन्हें हम बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। पहले तो क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेश कौन से होते हैं? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड यूटी? यूटी वो यूटी क्या होती है? जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है उन्हें हम यूटी कहते हैं। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट, जहां पर स्टेट का राज, वहां स्टेट गवर्नमेंट होती है। यूटी का मीनिंग है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करे। हमारे जब पहले भारत में कितनी यूटी थी? पहले हम जब भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 7 कौन कौन से? जैसे चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नागर हवेली, दमन दीव और कौन सी स्टूडेंट? पौंडीचेरी। तो ये हमारे 7 यूटी थी, दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नागर हवेली, दमन दीव और पौंडीचेरी। अब इनकी संख्या कितनी हो चुकी है? 9। अब 2 यूटीज और बढ़ा दी गई है। वो 2 यूटीज कौन सी बनी है? एक बनी है जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी कौन सी बनी है? लद्दाख। कि पहले जम्मू कश्मीर क्या था, एक स्टेट था, उसको स्टेट से हटाकर क्या कर दिया हमने? यूटी बना दिया। तो उसमें 2 यूटी निकाल दी गई है, कौन सी? जम्मू कश्मीर, और दूसरी कौन सी है? लद्दाख। तो पार्ट नंबर 8 किसके बारे में है? केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी के बारे में प्रावधान है। जितनी भी यूनियन टेरिटरी के बारे में पूरा प्रोसेस किसमें दिया हुआ है? पार्ट नंबर 8 में जब हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए आर्टिकल कितने हैं? 239 से 242। 239 से लेकर 242 पार्ट 8 किसके बारे में है? यूनियन टेरिटरी के बारे में। नेक्स्ट में देखते हैं कौन सा पार्ट है, पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 किस चीज के बारे में है? पंचायती राज।
पंचायती राज सिस्टम। पार्ट नंबर 9 किस चीज के बारे में है? पंचायत। देखो स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही कहा था कि हमारे तीन गवर्नमेंट की तीन फॉर्म, दो तरह की गवर्नमेंट होती है, फेडरल गवर्नमेंट और एक होती है यूनिटरी गवर्नमेंट। तो हमारे इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट है? फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट का मीनिंग होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पावर का बंटवारा करना। तीन हमारे क्या है, तीन तरह की टायर्स, तीन तरह की गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पर, स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट, और गांव में विलेजेस में कौन सी होती है? पंचायती सिस्टम होता है। तो पार्ट नंबर 9 हमें किसके बारे में बताता है? पंचायती राज सिस्टम। इसके लिए आर्टिकल कितने हैं? 243 से 243 ओ। मैंने बताया स्टूडेंट्स आपको, अगर किसी भी हम आर्टिकल के को क्या है ऐड करना है तो 243 है तो उसकी नंबरिंग है 243A, 243B, ऐसे हम आर्टिकल उसमें ऐड करते रहते हैं। और आर्टिकल ऐड करने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है? अमेंडमेंट। मैंने बताया संविधान में संशोधन करना पड़ता है, इसलिए क्या है आर्टिकल्स कितने हैं पंचायती? 243 से लेकर 243O किसके बारे में है? पंचायती राज सिस्टम, पंचायत के बारे में। तो हम पढ़ेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कौन सा पार्ट है? नेक्स्ट है पार्ट नंबर 9A। पार्ट नंबर 9A, जैसे गांव में पंचायत सिस्टम होता है, सेम टू सेम शहरों में क्या होता है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो शहरों में क्या होती है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो क्या है? तो पार्ट 9A किसके बारे में है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के बारे में है। ठीक है, तो क्या है इसमें भी आर्टिकल कितने हैं? 243P। देखो ओ तक तो यहाँ पे था, ओ के बाद क्या था? P। 243 से 243ZZ। देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, ये Z क्या मीनिंग होता है? जैसे कोई भी आर्टिकल है, जैसे मान लिया 243A है, तो क्या होगा? हमने अब आर्टिकल और ऐड करना है इसमें, इसी आर्टिकल में चाहिए 243B, फिर ऐसे C, ऐसे कहां तक चलेंगे हम? Z तक। उसके बाद अगर दोबारा हमने रिपीट करना है तो क्या होगा? AA, BB, CC, ऐसे रिपीट होते रहते हैं आर्टिकल। हमने कहां पर 243P से 243ZZ आर्टिकल ऐसे बढ़ते रहते हैं। पार्ट 9 में क्या है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसके बारे में प्रावधान दिया हुआ है। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स क्या है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 9B। पार्ट 9B ये है स्टूडेंट्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में है स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 9B। कौन सा है? कोऑपरेटिव सोसाइटी हम कहते हैं सहकारी संस्था। जो सहकारी संस्थाएं होती हैं जैसे रेड क्रॉस वगैरह, ठीक है, वो किस में आती हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटीज में। तो पार्ट 9 उसके बारे में है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। जैसे एग्जांपल की रेड क्रॉस संस्था, तो इसके लिए आर्टिकल कितने हैं? 243 ZH से 243 ZP। तो ये ऐसे पार्ट नंबर 9B में क्या बताया हुआ? कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में है, सहकारी संस्थाओं के बारे में बताया गया है 243 ZH से 243 ZP। आगे देखो स्टूडेंट्स क्या है, आगे हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 किसके बारे में है? शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज जो हमारे क्या है स्टूडेंट, देखो आज भी हमारे कुछ स्टेटों में क्या है कबीले होते हैं जहां कहाँ क्या है कुछ मानव को, कुछ ह्यूमन बींग्स को या कुछ लोगों को आज भी हमारे समाज में जीने का अधिकार नहीं है। तो वह क्या कबीलों के रूप में रहते हैं, आदिवासियों के रूप में रहते हैं, हम आदिवासी लोग कहते हैं। तो उनके बारे में हमारे संविधान में किस चीज का प्रावधान दिया हुआ है? उसमें है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, जो कबीले के वाले एरिया होते हैं उसके बारे में सारा प्रोसेस किसमें दिया हुआ है? पार्ट नंबर 10 में
शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। और आर्टिकल कहां से कहां तक है? 244 से 244A। तो इसके लिए आर्टिकल के 244 से 244A शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, जो कबीले एरिया होते हैं आदिवासी लोगों के, उनके बारे में प्रावधान है। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट क्या है, नेक्स्ट है पार्ट नंबर 11। पार्ट नंबर 11 किस चीज के बारे में है? रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। पहले लिखो स्टूडेंट, मैं इनको समझाता हूं मीनिंग को। पार्ट नंबर 11 क्या है? द रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। भाई यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, देखो पूरे भारत को हम क्या है, भारत में इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। एक तो पूरे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है और अलग अलग राज्यों में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट। तो उनके बीच में क्या रिलेशन है, वो जो इंडिया का जो प्रशासन है वो देख रेख है, इंडिया को चलाने के लिए क्या क्या शर्तें हैं, उनके बीच क्या क्या रिलेशंस हैं, उनको उनके बारे में इसमें बताया गया है। पहले इसके लिए आर्टिकल लिखो 245 से 263। इसके लिए आर्टिकल कितने हैं? रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट के आर्टिकल 245 से 263। इसको समझने के लिए मैं आपको एक बताता हूं क्या चीज है। देखो इसमें क्या होती है, लिस्ट बनी होती है, लिस्ट। हम कुछ लिस्ट वगैरह बनाते हैं। हमारे तीन तरह की लिस्ट होती है। एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। तीन तरह की लिस्ट होती है स्टूडेंट। यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट का मतलब है यूनियन लिस्ट में क्या होते हैं, अलग इस लिस्ट में सब्जेक्ट्स होते हैं, विषय होते हैं, सब्जेक्ट की पूरी लिस्ट तैयार होती है। यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट लिखे होंगे जितने भी, उन सभी सब्जेक्टों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? यूनियन गवर्नमेंट को होगा। और स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उन पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा? स्टेट गवर्नमेंट का होगा। और कॉन्करेंट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार दोनों का होगा। यूनियन गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट को भी अधिकार है कानून बनाने का। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझे, देखो कुछ एग्जाम्पल्स लेकर चलते हैं। मान लीजिए जैसे पहला सब्जेक्ट है रेलवे, हमने ले लिया रेलवे। अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे के बारे में कोई भी कानून पास करना, नई रेलें चलानी है, रेलों की टिकट बढ़ानी है, कुछ भी रेल से रिलेटेड कोई भी कानून लेकर आना है गवर्नमेंट ने, तो वो कौन लेकर आएगी? किसको अधिकार है? सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट का रेलवे में कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो फिर रेलवे किस लिस्ट में आया? यूनियन लिस्ट में। अगर हम बात करें सेंसस, जनगणना, हमारे देश में जनगणना होती है कितने सालों के बाद? एवरी 10 ईयर्स, हर 10 साल के बाद जनगणना होती है। अब होगी 2021 में, पहले कब हुई थी? 2011 में। तो जनगणना से रिलेटेड कोई भी जो लॉ बनता है वो कौन बनाती है? यूनियन गवर्नमेंट। अगर तीसरी बात करें डिफेंस, जो हमारे क्या डिफेंस होता है, डिफेंस से रिलेटेड कोई भी जो कानून है वो कौन बनाती है? वो किसके अंडर है? यूनियन गवर्नमेंट। उसको किस पर, उस पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? यूनियन गवर्नमेंट का। और हम बात करें यूनियन लिस्ट में एग्जांपल के तौर पर, एक हमारे बैंक, जो हमारे बैंकिंग बैंक होते हैं वो किस सेक्टर में आते हैं? वो यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर। ठीक है, तो बैंकों से रिलेटेड कोई प्लानिंग लेकर आनी है, कोई भी कानून पास करना है, तो वो कौन पास करेगी? यूनियन गवर्नमेंट। तो ऐसे कुछ बहुत सी लिस्ट होती हैं, सब्जेक्ट होते हैं लिस्ट में, जिसमें कानून लिखे होते हैं, सब्जेक्ट्स पर यूनियन गवर्नमेंट कानून बनाएगी इससे। अगर हम स्टेट लिस्ट की बात करें, तो अगर हम बात करें स्टेट लिस्ट में लैंड एंड इरिगेशन, जो जमीन और सिंचाई, लैंड एंड इरिगेशन से रिलेटेड जो मामले होते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ वहां की स्टेट गवर्नमेंट को होता है। और हम बात करें जैसे स्पोर्ट्स, थर्ड हम बात करें एग्रीकल्चर,
एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई नई तकनीक लेकर आनी है तो उस पर भी कानून बनाने का अधिकार किसका है? स्टेट गवर्नमेंट। तो देखो स्टूडेंट्स क्या है, स्टेट लिस्ट में जैसे लैंड एंड इरिगेशन, स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर, इन सभी जैसे तीन हमने एग्जांपल के तौर पर समझे भी, इन पर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है? स्टेट गवर्नमेंट का। तो ये किस लिस्ट में आएंगे? स्टेट लिस्ट में। अगर हम कॉन्करेंट की बात करें, कॉन्करेंट लिस्ट में जैसे एजुकेशन, सेकंड इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड न्यूज़पेपर, तो अगर वैसे एग्जांपल के तौर पर एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, न्यूज़पेपर, इन पर ये किस लिस्ट में आते हैं? कॉन्करेंट। मतलब कि इस पर कानून बनाने का अधिकार यूनियन प्लस स्टेट दोनों गवर्नमेंट को। अगर न्यूज़पेपर की बात करें तो स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट का न्यूज़पेपर भी चलता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना न्यूज़पेपर लॉन्च करती है। इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, तो इन पर यूनियन प्लस स्टेट दोनों कानून बना सकती हैं। पर मान लीजिए एक कंडीशन में, मान लीजिए लाड़ो न्यूज़पेपर है, कुछ भी कोई भी है, अगर लाड़ो किसी एक चीज पर दोनों गवर्नमेंट ने कानून पास कर दिया तो किसके कानून को माना जाएगा? तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे? यूनियन गवर्नमेंट को, क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रांग है स्टेट गवर्नमेंट से, इसलिए प्रेफरेंस किसको मिलती है? यूनियन गवर्नमेंट को, अगर किसी केस में दोनों कानून बना दे एक ही सब्जेक्ट पर। तो ये था रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। इसमें लिस्ट होती है कि कौन सी लिस्ट में किसने कानून बनाने का अधिकार है। तो तीन तरह की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो इसमें डिस्कस करेंगे प्रॉपर जब टॉपिक को पढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट है पार्ट नंबर 12। इसमें क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। इसमें रेवेन्यू मतलब पैसे के बारे में बात की। यूनियन और स्टेट्स गवर्नमेंट जो पैसे का बंटवारा है वो किस तरह से होता है? अगर हम बात करें भी, अगर कोई भी हम चीज खरीदते थे, पेट्रोल वगैरह कुछ भी है, हम कहते हैं भी इतना परसेंट टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, इतना यूनियन गवर्नमेंट को, तो वो एक रेवेन्यू का मामला हो गया। तो रेवेन्यू के बारे में, रेवेन्यू ऐसे फाइनेंस के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में, वो जितना भी कुछ है वो सब क्या आता है? रेवेन्यू के बारे में। जैसे पैसे के बारे में कैसे बंटवारा होगा यूनियन और स्टेट्स में, तो उसमें कौन से पार्ट में किया गया? पार्ट नंबर 12 में। आर्टिकल कितने हैं? 264 से 300। अब मैं स्टूडेंट आपको एक बात करूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जब हमने कल डिस्कस किया था भी, जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने थे? 7। 7 से घटकर कितने रह गए? 6 रह गए। हमारे एक फंडामेंटल राइट को, फंडामेंटल राइट हटा दिया गया और उसे कौन सा राइट प्रोवाइड किया गया था? लीगल राइट। और उसमें उसे शिफ्ट कहां किया गया? पहले हमारा एक राइट था राइट टू प्रॉपर्टी, वो एक फंडामेंटल राइट था, उसका लोग गलत यूज कर रहे थे, मैंने डिस्कस किया था कल के लेक्चर में। तो क्या था, उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी के को राइट को वहां से हटाकर कहां में, इसमें इंक्लूड कर दिया पार्ट नंबर 12 में, उसे एक लीगल राइट प्रोवाइड कर दिया। क्योंकि प्रॉपर्टी की बात चल रही है, मैं क्या है, रेवेन्यू में फाइनेंस, प्रॉपर्टी, एग्जांपल सब कुछ आ जाता है। तो उन्होंने क्या किया, इसको आर्टिकल 300A, तो आर्टिकल 300A में शिफ्ट कर दिया किसको? राइट टू प्रॉपर्टी। और अब राइट टू प्रॉपर्टी के लिए जो प्रॉपर्टी के अधिकार के बारे में हमने कौन से आर्टिकल में दिया हुआ प्रोसेस इसका? 300A में। 300A में शिफ्ट कर दिया गया, फंडामेंटल राइट से हटाकर इसमें इंक्लूड कर दिया गया कौन से राइट को? राइट टू प्रॉपर्टी को, आर्टिकल 300A। तो ये था पार्ट नंबर 12। आगे डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स कौन सा है? आगे देखो पार्ट नंबर 13। पार्ट नंबर 13 ये स्टूडेंट्स क्या होता है? ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इंडिया, ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन इंडिया। देखो स्टूडेंट, इसको ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन इंडिया। स्टूडेंट क्या होता है इसमें? कुछ ट्रेडिंग, कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है इतना, लेकिन इसमें ट्रेडिंग, कॉमर्स, अकाउंट्स वगैरह, ट्रेडिंग कैसे करनी है उसके सारा प्रोसेस दिया हुआ इंटरकोर्स के बारे में। बस आप सिर्फ इसका पार्ट याद रखना कौन से पार्ट में है, पार्ट नंबर 13, आर्टिकल 301 से 308।
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर कौन सा है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 14। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 14। अब ये किसके बारे में है पार्ट नंबर 14? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट। यूनियन और स्टेट के अंदर कौन सी सेवाएं होती हैं, नौकरी वगैरह, जॉब, सर्विसेज, कौन कौन सर्विस आती हैं। अगर हम बात करें जैसे हमारे सेंटर में क्या होता है यूपीएससी, स्टेट में क्या होता है पीसीएस, पीपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन, अलग अलग होता है स्टेट गवर्नमेंट का। तो भी कौन कौन सी जो सर्विसेज हैं यूनियन और स्टेट के अंडर आती हैं। जैसे यूनियन में यूपीएससी, स्टेट में क्या होता है पीसीएस, उनमें उनके अंडर सर्विसेज होती हैं अलग अलग, पुलिस की सर्विस या सिविल सर्विस, जितनी भी सर्विसेज हैं, कौन सी सर्विसेज यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आती हैं और कौन सी सर्विसेज स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है, उन सारे का प्रोसेस दिया हुआ है पार्ट नंबर 14 में। और आर्टिकल कितने हैं? 309 से 323। तो ये था पार्ट नंबर 14, सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट क्या है, नेक्स्ट है पार्ट नंबर 14A। पार्ट नंबर 14A किस चीज के बारे में है? ये है एक वर्ड होता है ट्राइब्यूनल्स। पहले आप लिखो क्या है वर्ड ट्राइब्यूनल्स। आर्टिकल कितने हैं? 323A से 323B। ट्राइब्यूनल्स के बारे में है स्टूडेंट पार्ट नंबर 14A, 323A से 323B। अब ये ट्राइब्यूनल्स क्या चीज होता है? व्हाट इज ट्राइब्यूनल्स? तो हम इसके बारे में थोड़ा या एक आसान भाषा में देखते हैं, थोड़ा डेफिनेशन पर समझते हैं। जब हम इस पार्ट के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे प्रॉपर तौर पर। क्या होता है स्टूडेंट ट्राइब्यूनल? देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, हम क्या है जब जितनी भी हम जॉब्स वगैरह करते हैं, सर्विसेज आती हैं हमारे गवर्नमेंट सर्विसेज, जो पर्सन गवर्नमेंट सर्विस करता है उसकी अपॉइंटमेंट हो गई, या उसको कई बार जॉब से हटा दिया जाता है, तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है उसे हटा जॉब से हटा देना। क्यों क्या है, हम लाड़ो अगर उनको जॉब से हटा दिया तो उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में केस नहीं दर्ज किया जाता। तो जॉब से गवर्नमेंट सर्विसेज से रिलेटेड जैसे अपॉइंटमेंट हो गई, अगर उस सर्विस से हटा दिया गया है तो उसके बारे में जो भी जो केस फाइल होते हैं वो कहां कौन किसमें फाइल है? ट्राइब्यूनल्स। ट्राइब्यूनल्स बने होते हैं अलग अलग कमेटीज के रूप में। तो ट्राइब्यूनल्स वो केस सॉल्व करती है सर्विसेज से रिलेटेड। अगर गवर्नमेंट सर्विस से रिलेटेड कोई भी केस है, जैसे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, अगर मान लो उसे जॉब से हटा दिया गया गवर्नमेंट सर्विस से, कुछ भी जो केस फाइल होता है वो ट्राइब्यूनल्स बने होते हैं उसमें फाइल किया जाता है। इसलिए ट्राइब्यूनल्स क्या है, एक कहने का भाव क्या है, एक अथॉरिटी है, एक कोर्ट की तरह काम करता है। ट्राइब्यूनल सर्विसेज के रिलेटेड केस को फाइल करता है ट्राइब्यूनल। तो क्या है 14A किसके बारे में है? ट्राइब्यूनल्स के बारे में। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 15। अब पार्ट नंबर 15 किस चीज के बारे में है? देखो स्टूडेंट पार्ट नंबर 15 इलेक्शंस के बारे में। पार्ट नंबर 15 क्या है? इलेक्शंस। जो पता है चुनाव, जो इलेक्शंस होते हैं हमारे सेंटर में लोकसभा के चुनाव और स्टेटों में विधानसभा के चुनाव। तो इलेक्शंस को कराने के लिए क्या होता है, एक कमीशन बना होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्शन कमीशन। तो उसमें एक कमीशन जिसे हम कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो पूरे इलेक्शंस का प्रोसेस दिया हुआ, इलेक्शंस कैसे होंगे, कैसे लिए जाते हैं, कौन कंडक्ट करवाता है, उसके बारे में इलेक्शंस के बारे में प्रोसेस है। आर्टिकल 324 से 329A। तो देखो स्टूडेंट्स आर्टिकल कितने हैं? 324 से 329A। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट क्या है, नेक्स्ट है पार्ट नंबर 16। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पार्ट नंबर 16। पार्ट नंबर 16 क्या है? स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस। कुछ क्लासेस को
स्पेशल प्रावधान दिए जाते हैं, स्पेशल छूटें मिलती हैं, जैसे बैकवर्ड क्लासेस, एससी एसटी कैटेगरी, जितनी भी हमारी कभी स्पेशल क्लासेस होती हैं माइनॉरिटी में, उन सबका जो उनको जो छूटें मिलती हैं, उतना रिजर्वेशन होती है उनके, हम कहते हैं जैसे जैसे हम बात करें लोकसभा में या राज्यसभा, लोकसभा की बात करें, लोकसभा में टोटल कितनी सीटें हैं 543, और 2 सीटें जो नॉमिनेशन होती हैं एंग्लो इंडियन। तो लोकसभा में कुल सीटों का 33% रिजर्वेशन होती है एसटी एससी एसटी के लिए, तो वो केस में आएगा स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस में। तो इसके बारे में सारा प्रोसेस है आर्टिकल 330 से 342। तो ये है पार्ट 16 स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 17, ये है ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ये भाषा के बारे में दिया हुआ है, ऑफिशियल लैंग्वेज। इसमें भाषा के बारे में दिया हुआ है, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। तो देखो आर्टिकल कितने हैं, जैसे क्या है, जब हमारा संविधान लागू हुआ तब हमारे संविधान में कितनी भाषाओं को कानूनी मान्यता मिली थी, कितनी भाषाओं को कानूनी मान्यता मिली हुई थी 14। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ है तब कितनी भाषा, देखो हमारे भारत में अनगिनत हजार से भी अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन कुछ भाषाओं को मान्यता मिली हुई है ऑफिशियल तौर पर संविधान में। तो तब कितनी भाषाओं को कानूनी मान्यता थी 14, अब कितनी भाषाओं को कानूनी मान्यता है 22। तो अब हमारे संविधान में कितनी टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज है 22। अगर क्वेश्चन आ जाए पहले कितनी थी 14, अब कितनी है 22। टोटल नंबर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इन कॉन्स्टिट्यूशन 22। तो हमने 8 भाषा को ऐड किया, तो क्या करनी पड़ी अमेंडमेंट। तो किसी भी चीज को हटाना है या ऐड करना है तो उसके लिए अमेंडमेंट होती है, तो हम पढ़ेंगे उसमें। तो ये क्या है पार्ट नंबर 17 किस चीज के बारे में है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, आर्टिकल 343 से 351। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है पार्ट नंबर 18, वो है एमरजेंसी, एमरजेंसी प्रोविजन, एमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन क्या है, जब हमारे देश में कोई आपातकालीन स्थिति पैदा हो जाए तो इमरजेंसी हमारे 3 तरह की होती है। एक होती है नेशनल इमरजेंसी, जो पूरे इंडिया में लगाई जाती है जब कोई वॉर वगैरह हो जाए, युद्ध छिड़ जाए। दूसरी होती है स्टेट इमरजेंसी, स्टेट में होती है जब राष्ट्रपति राज लागू लग जाता है, किसी स्टेट में कोई खलबली मच गई, दंगे वगैरह कुछ भी हो जाए। थर्ड होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब हमारे पैसे की कमी आ जाए देश में, तब कौन सी इमरजेंसी लगती है फाइनेंशियल। तो इमरजेंसी के लिए आर्टिकल है 352 से लेकर 360। पहले तो ये पता 352 से लेकर 350। जो इमरजेंसी होती हैं वो 3 तरह की होती हैं, 3 इमरजेंसी होती हैं। फर्स्ट होती है नेशनल इमरजेंसी। अगर हम बात करें तो ये भारत में 3 बार लग चुकी है। पहले लगी थी 1961 में इंडिया चाइना वॉर, फिर 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर। जब भी कोई युद्ध छिड़ जाए हमारा देश से तब नेशनल इमरजेंसी घोषित की जाती है। तो इसके लिए आर्टिकल कितना है 352। जब हम इमरजेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे तब देखेंगे पूरा। तो आज हम पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एक होती है स्टेट इमरजेंसी, जब किसी स्टेट में कोई स्थिति खराब हो जाए, बाढ़ वगैरह कुछ भी आए, तो राष्ट्रपति राज लागू हो जाए, तो क्या स्टेट, उसके लिए आर्टिकल 356। 4 आर्टिकल्स का गैप है। और थर्ड है फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसके लिए आर्टिकल है 360। पर ये अभी तक भारत में नहीं लगी है फाइनेंशियल इमरजेंसी, आज तक नहीं लगी फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये था पार्ट नंबर 18 इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में। 360 आर्टिकल है फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स कौन सा पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे 20। तो जो सभी पार्ट नंबर 19 है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बारे में कोई प्रोविजन नहीं है, तो उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 20, ये किस चीज के बारे में है, अमेंडमेंट्स। अब हमने कहते हैं भी हमें संविधान में मैंने बताया भी कुछ भी कोई भी चीज अगर नई कानून लेकर आना तो हमें अमेंडमेंट करनी पड़ती है।
तो अमेंडमेंट का प्रोसीजर क्या होता है, कैसे अमेंडमेंट होती है, कैसे बिल पास होते हैं, कैसे लोकसभा से पास होते हैं, कैसे राज्यसभा से पास होकर बिल राष्ट्रपति के पास, तो वो सभी अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, वो इस पार्ट में दिया हुआ और आर्टिकल किसमें दिया हुआ है 368। आर्टिकल 368 क्या है, अमेंडमेंट के बारे में। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 21। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 21, टेम्पररी। ये क्या है स्टूडेंट्स, लिख लो बस, टेम्पररी स्पेशल स्टेटस ऑफ सम स्टेट्स। टेम्पररी स्पेशल स्टेटस ऑफ स्टेट्स। कुछ स्टेट्स को स्पेशल कुछ रुतबे दिए जाते हैं, कुछ अलग से संरक्षण दिए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के नागालैंड की बात करें तो उनको एक स्पेशल दर्जा मिला हुआ स्टेट्स का, तो वो जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे क्या है, कुछ स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस मिलता है, तो वो इस पार्ट इसके बारे में है, स्पेशल स्टेटस के बारे में है। तो आर्टिकल लिख लो 369 से 392। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है स्टूडेंट्स, इसलिए डिस्कस नहीं करते। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 22, लास्ट पार्ट। ये किसके बारे में है, शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, शॉर्ट टाइटल्स क्या है, एक बार वैसे समझो थोड़ा सा भाषा में। कुछ जो टाइटल्स मिलते हैं हमें उसके बारे में, जैसे हम कहते हैं लेफ्टिनेंट, कैप्टन, ब्रिगेडियर, जो हमें जैसे हम कहते हैं भारत रत्न का टैग लगता है स्टूडेंट्स, कभी भी जो मिलता है किसी को, तो जो रुतबे हैं हमारे भारत सरकार की तरफ से जो रुतबे दिए जाते हैं किसी खास पर्सन को, तो उसके बारे में है 393 से 395। तो ये था स्टूडेंट्स, हमने आज पार्ट्स डिस्कस किए, पार्ट 1 से लेकर 22 तक। तो क्या है, हमने सभी पार्ट्स को डिस्कस किया है। तो क्या है, तो कल हम टॉपिक शुरू करेंगे अपना इस चारों 22 पार्ट्स में से एक में। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।